अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन, और ये दोनों एलिमेंट थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। राइट, तो अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट हो गया। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो वो कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। राइट, तो मतलब कि हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम इन हाइड्रोकार्बन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। राइट, तो हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। वही बात होगी कि हाइड्रोकार्बन कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। राइट, तो इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स का होना इंतहाई ज़रूरी है, मस्ट है। राइट हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसा कि मीथेन है CH4। अब ये देखिए कार्बन मौजूद है और थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। तो ये अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं तो इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। तो मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी तरह इथेन को देखें तो ये भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कनेक्टेड है। इसके बाद इथीन को देखें। राइट, तो इथीन में भी क्या है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और ये कार्बन थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब कि हाइड्रोकार्बन। राइट हो गया। तो ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स यहाँ दिखाए गए हैं ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट इनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर कंपाउंड्स दैट आर मेड प्राइमरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो बुनियादी तौर पर उन्हीं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच। होता क्या है कि उन्हीं कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ कोई और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाता है, या सिर्फ एक एटम भी अटैच हो सकता है। और ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम है इन्हें हम क्या नाम देते हैं? दी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। राइट, तो अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें, कोई ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दें, तो वो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। और ये कब कर सकते हैं हम अटैच? जब उनमें हाइड्रोकार्बन में मौजूद किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उसके साथ जो कार्बन की वैलेंसी रह जाएगी, ठीक है, उसके साथ हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर देंगे जिसे हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ये देखिए एग्जांपल मीथेन था CH4। तो अब हमने किया क्या कि हमने इन हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमने उनकी जगह क्या अटैच कर दिए? कोई और एटम अटैच कर दिया, जिस तरह के फ्लोरीन अटैच कर दिया, क्लोरीन अटैच कर दिया। तो ये बेसिकली मीथेन का जो फ्रीऑन 12 एक कंपाउंड बना है
ये क्या उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम या सिर्फ एक एटम अटैच कर दिया। तो ये जो फ्लोरीन क्लोरीन है इन्हें हम कहते हैं हैलोजन एटम या हैलोजन फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो हमने देखा कि जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, राइट, और किसी एक स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर दिया जिन्हें फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो अगर हम इन हाइड्रोकार्बन को या उनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं तो उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास है, वो कहता है सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट। ठीक है, तो जब अमोनियम सायानेट NH4CNO से फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया की सिंथेसिस करवाई थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर फ्रेडरिक वोलर ने जब अमोनियम सायानेट को हीट करके यूरिया बनाया था तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो वो कहते हैं जब से अमोनियम सायानेट से यूरिया बना है, मतलब इस बात का आगाज हुआ है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो उस वक्त से मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रीपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। तो लेबोरेटरी के अंदर उस वक्त से जब से अमोनियम सायानेट से यूरिया तैयार किया गया, लाखों की मिकदार के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रीपेयर किया गया और उनको एनालाइज्ड किया गया। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज द एसेंशियल एलिमेंट। राइट, एसेंशियल का मतलब कि जरूरी, जो मस्ट एलिमेंट है जिसका होना जरूरी है, जो स्केलेटन एलिमेंट है इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो क्या है, कार्बन है। तो जब उन्होंने अमोनियम सायानेट से यूरिया को तैयार किया और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर लिया, उनको स्टडी किया, एनालाइज किया, तो उन्हें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट एसेंशियल, जो स्केलेटन एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। राइट हो गया। फिर उन्होंने मजीद रिसर्च की, फिर क्या पता चला, वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द कार्बन, कार्बन के अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। जब उन्होंने मजीद रिसर्च की फिर क्या पता चला, वो कहते हैं अदर एलिमेंट्स विच में बी प्रेजेंट इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, के कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, सल्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो जरूरी है ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर वो है कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन उनके साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है और सल्फर भी हो सकती है। राइट हो गया। इसके बाद वो कहते हैं फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस अ फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, वो कहते हैं सच कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ETC आर स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीजन की वजह से ये जो कार्बन के कंपाउंड है, वैसे तो हमने कहा था कि जो स्केलेटन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो क्या है, कार्बन है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि कार्बन वाले कंपाउंड्स को ट्रीट किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक, लेकिन वो कहते हैं ये जो कार्बन वाले कंपाउंड्स कुछ खास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ये क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इनके अंदर आप देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं मौजूद एक साथ थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमने कहा था कि ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का एक साथ होना जरूरी है। अब यहाँ देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर कहीं भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड नजर नहीं आएगी। इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या ट्रीट किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये भी देखा गया दैट द केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड
compounds are similar to those which exist in ऑर्गेनिक कंपाउंड कि वो केमिकल फोर्सेस मतलब क्या, तो कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल जो बॉन्ड है उसे हम नाम देते हैं केमिकल फोर्सेस का, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड ही होता है, ये केमिकल फोर्स ही होती है जो कंपाउंड में मौजूद एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है। तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो केमिकल फोर्स मौजूद है वो भी सेम है। तो इस तरह हमें किस तरह पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, इनऑर्गेनिक? वही फार्मूला याद रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन जहां मौजूद होगी वही ऑर्गेनिक होगा, जहां कार्बन हाइड्रोजन साथ मौजूद नहीं होगी वो इनऑर्गेनिक होगा। और इनके अंदर केमिकल फोर्सेस भी क्या है, सेम है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे सेम है। ये देखें, ये हमारे पास मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। और ये जो बॉन्ड मौजूद है ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये केमिकल फोर्स है जो कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ कर रख रही है। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या इनऑर्गेनिक है। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो कोवेलेंट फोर्स मौजूद है वो कौन सी फोर्स है, केमिकल फोर्स कौन सी है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स के दरमियान जो केमिकल फोर्स है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फीचर्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। राइट हो गया, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बारी बारी इनके फीचर को। वो कहता है फॉलोइंग आर द सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स दर्ज झैल हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। अब ये पेक्यूलर का क्या मतलब होता है, पेक्यूलर का मतलब होता है यूनिक, समथिंग स्पेशल। कि कार्बन जो कि एक स्केलेटन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसकी स्पेक्यूलर यूनिक नेचर है। ठीक है, यूनिक फितरत है, यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और वो पेक्यूलर नेचर क्या है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, तो पहली प्रॉपर्टी है पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की मोस्ट स्पेशल इंपॉर्टेंट यूनिक नेचर वो क्या है, कैटिनेशन। अभी हम पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, के कार्बन जो है जिस कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं उससे हम मजीद कई कंपाउंड बना सकते हैं। तो कार्बन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एट प्रेजेंट, कि बहुत सारे लाखों की तादाद के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं इस वक्त। अब वो कहता है कि वजह क्या है, कि क्यों कार्बन इतने ज़्यादा बना सकते हैं। वजह है, एक तो है टेट्रावेलेंसी, कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। टेट्रावेलेंट एलिमेंट है कार्बन। वो कहते हैं द मेन रीजन फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस यूनिवर्स के अंदर इतने ज़्यादा हैं क्यों। वो कहता है कि इस वजह से हैं क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन मौजूद है उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो लिंक हो सकता है मज़ीद कार्बन एटम्स के साथ, और जब वो लिंक होता चला जाता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे, चौथा, पांचवे, तो इस तरह वो एक लॉन्ग चेन बना लेता है या रिंग बना लेता है। ठीक है, तो इसकी लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरा तीसरे कार्बन, तो ये कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाते हैं, लिंक्ड होते जाते हैं और क्या बना लेते हैं, लॉन्ग चेन या रिंग। और ये जो लिंकिंग स्पेशल प्रॉपर्टी है इससे हम क्या नाम देते हैं, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि ये एक दूसरे के साथ जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, चौथा पांचवे के साथ एक लॉन्ग चेन या रिंग बना लेता है,
दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन क्या थी, ये कैटिनेशन थी कि ये बहुत ज्यादा कंपाउंड्स किस वजह से बनाता है, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है। ये लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, क्योंकि ये कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। दिस इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, राइट हो गया। अब ये देखें कि ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ। तो इस तरह कार्बन एक दूसरे के साथ मिलते चलते जा रहे हैं, ठीक है, लिंक्ड होते जा रहे हैं, कनेक्टेड होते जा रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं, ठीक है। ये ब्रांच दी चेन है, ठीक है। तो चेन तो बना रहे हैं जिस तरह ये लीनियर चेन है कि एक कार्बन दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पांचवे के साथ छठा, छठे के साथ सातवां। तो एक दूसरे के साथ जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ताकि वो जो चेन बना सकते हैं वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, लीनियर चेन भी हो सकती है, या इस तरह एक कार्बन दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहले के साथ, ठीक है। ये रिंग भी बना सकते हैं, क्लोज्ड चेन भी बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की, इससे हम क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि ये हमारे पास एक कंपाउंड बना, जब हम इसके साथ मजीद एक और कार्बन ऐड कर देंगे तो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, और एक और कार्बन ऐड कर देंगे तो तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने की, इसकी वजह से बहुत सारे हम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना सकते हैं। और जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जो कि जिसकी वजह से रिंग चेन बनती है, ब्रांच चेन बनती है, लीनियर चेन बनती है, दिस इज कॉल्ड द कैटिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटिनेशन। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन एंड द मेन रीजन फॉर सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और द रिंग्स, राइट हो गया। तो कैटिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब कहते हैं कि कार्बन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, विद अदर एटम, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। तो दूसरे एटम्स के साथ वो सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। नेक्स्ट वो कहता है कि इट कैन दस फॉर न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ द वेरियस साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। अब ये देखिए कि एक कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत तरह के न्यूमरस कंपाउंड्स बना रहे हैं, जो कि साइज में भी डिफरेंट है, शेप्स में भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है। तो दस कार्बन कैन दस फॉर न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन एनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेचर होती है वो एनिक नहीं होती, ठीक है, मतलब कि ये एनिक कंपाउंड्स नहीं होते, बल्कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनकी जो नेचर है वो क्या है, कोवेलेंट नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें जो एटम मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनके में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें मौजूद एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। देयरफॉर डू नॉट गिव एनिक रिएक्शन। तो जब एनिक बॉन्ड ही नहीं है तो एनिक रिएक्शन भी नहीं देंगे, ठीक है। एनिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कैटाइन एनोइन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जिसमें आयंस रिएक्ट करें वो रिएक्शन क्या कहलाता है, एनिक रिएक्शन। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिक ही नहीं है तो इनके आयंस नहीं बनेंगे, जब आयंस नहीं बनेंगे तो एनिक रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास मीथेन है, CH4। अब ये इसमें जो बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, वो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कोवेलेंट कंपाउंड। और ये कभी भी मसलन ये कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा, इस वजह से एनिक रिएक्शन नहीं होगा, ये हमेशा मॉलिक्यूलर रिएक्शन देगा, कोवेलेंट रिएक्शन देगा, राइट हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसलिए इसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, या मॉलिक्यूलर नेचर इसकी इस कंपाउंड की होती है, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। के ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलैरिटी बहुत पाई जाती है, ठीक है, इनके बिहेवियर के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। अब डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होती है सिमिलैरिटी।
नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि उन तमाम कंपाउंड्स के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप मौजूद होगा, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज बहुत ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्यों होंगी? वो कहते हैं दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। उनमें ये सिमिलैरिटीज किस वजह से होती हैं? क्योंकि उनके दरमियान होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। तो ये बात बड़ी कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को कि होमोलोगस सीरीज है क्या। ठीक है, तो हम बताते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो वो कहता है द होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कि होमोलोगस सीरीज क्या है? कंपाउंड्स की वो सीरीज है जिनके उन कंपाउंड्स की जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, और उनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं? सिमिलर होती है। डिफरिंग फ्रॉम अ सक्सेसिव नंबर बाय द CH2। सिर्फ होता क्या है कि एक कंपाउंड दूसरे आने वाले कंपाउंड से सिर्फ CH2 के नंबर से क्या होता है? डिफरेंट करता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with similar chemical properties and the same functional group differing from a successive number of the CH2। अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज है। अब इसमें देखें, पहला हमारे पास जो सीरीज में एलिमेंट मेंबर है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है CH4। ठीक है, तो अब ये CH4 है जिसमें एक कार्बन है। अब ये दूसरी सीरीज है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो जो दूसरा मेंबर इथेन है उसके अंदर एक चीज ऐड हो गई CH2। अब ये देखें CH4 तो सेम रहा, सिर्फ ऐड क्या चीज हुई? CH2 ऐड हो गया। ठीक है, तो CH4 के अंदर जब हमने CH2 ऐड किया तो दूसरा कंपाउंड बन गया, दैट इज इथेन। अब इस इथेन के अंदर हम CH2 और ऐड करेंगे। अब ये CH2 ऐड कर दिया इथेन के अंदर, तो वो बन गया प्रोपेन। अब प्रोपेन के अंदर मजीद CH2 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर मजीद CH2 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो ये जो सीरीज है, ठीक है, कंपाउंड्स की, अब इन तमाम के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अब ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो अल्केन कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। डिफर किससे कर रहे हैं? डिफरेंस इनमें क्या है? CH2 का, कि हर मेंबर क्या है? अगला मेंबर, ये मीथेन है तो इसका अगला मेंबर CH2 ज्यादा रखता होगा। तो इनके दरमियान फर्क सिर्फ किस चीज का? CH2 के नंबर का। राइट हो गया। तो अब इसके अंदर एक CH2 ऐड करेंगे तो इथेन, इथेन के अंदर ऐड करेंगे तो प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर ऐड करेंगे तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में ऐड करेंगे तो पेंटेन। तो सिर्फ ये जो सीरीज है डिफरेंस किस में करती है? CH2 नंबर के अंदर। हर सक्सेसिव जो मेंबर होता है सीरीज का उसमें एक CH2 क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस सीरीज का। तो अब हमने कहा कि इन तमाम जो कंपाउंड्स हैं उन तमाम के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर हम सिर्फ एक मीथेन को स्टडी कर लेंगे तो हमें तमाम इस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? मालूम हो जाएगी। तो हमारा टाइम बच जाएगा। इनमें क्या है? सिमिलैरिटी है इनके बिहेवियर के अंदर। ठीक हो गया। तो दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो हम इस तरह होमोलोगस सीरीज बना लेते हैं, उनमें से सिर्फ एक मेंबर को स्टडी करते हैं तो बाकी मेंबर की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। तो इस तरह मिलियन ऑफ कंपाउंड्स को हम होमोलोगस सीरीज की फॉर्म के अंदर स्टडी करके हम क्या कर लेते हैं? टाइम को बचा लेते हैं। ठीक है, तो हमें पूरे मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं करना पड़ता, सिर्फ कुछ होमोलोगस सीरीज को स्टडी करना पड़ता है। और होमोलोगस सीरीज में भी एक मेंबर को हम चुन लेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर लेंगे, तमाम केमिकल जितने भी मेंबर हैं उस सीरीज के अंदर उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें मालूम हो जाएंगी। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कंप्लेक्सिटी मौजूद है? ये कंप्लेक्स होते हैं। ये क्यों कंप्लेक्स होते हैं? कंप्लेक्स इस वजह से होते हैं कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्यों ज्यादा होता है? उसकी वजह ये है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, कार्बन की कैटिनेशन। कि कार्बन एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मिलता चला जाता है और बड़ी चेन बना लेता है, एक बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल बना लेता है, एक पॉलीमर बना लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंप्लेक्स होते हैं। अब वो कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। ये आमतौर पर लार्ज होते हैं और स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि इनमें जो कार्बन मौजूद है वह एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता जाता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसा कि एक स्टार्च है, स्टार्च क्या बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च का फार्मूला क्या है? C6H10O5। तो इसमें
n है, ठीक है, तो होल क्या n, तो n में भी सेवरल थाउजेंड, ठीक है, ये सिर्फ एक यूनिट का फार्मूला है C6H2O5, तो इस तरह के कई यूनिट होंगे, n का मतलब कई थाउजेंड इस तरह के यूनिट होंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि जो स्टार्च ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक यूनिट का क्या है C6H2O5, तो इस तरह के n का मतलब इस तरह के बहुत ही ज्यादा यूनिट मौजूद होंगे, राइट हो गया। तो अब वो कहते हैं प्रोटीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेज रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड टू द मिलियन, कि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी जो मॉलिक्यूलर मैसेज, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी हजार से लेकर लाखों में होता है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो रेंज करता है फ्यू थाउजेंड टू द मिलियन, राइट हो गया। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल की फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब ये स्टार्च देखें, ये जो बड़ा सा आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये स्टार्च है, और ये जो छोटे छोटे आपको गोल दायरे नजर आ रहे हैं ये एक हमारे पास के ग्लूकोज है। ये देखें ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे के साथ थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कनेक्ट है, ठीक है, राइट हो गया। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ग्लूकोज मिलता चला जाता है, एक ग्लूकोज मिला, ये सारे के सारे मिलते चले गए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जिसे हम स्टार्च का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो स्टार्च के हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक पॉलीमर है। इसी तरह प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन में भी देखें कि बहुत सारे यूनिट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल एक पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोमरिज्म। अब एसोमरिज्म का जो कंसेप्ट है बड़ा ही सिंपल है। आमतौर पर एसोमरिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी कंपाउंड को एसोमरिज्म शो करते हुए देखोगे तो आप अल्टीमेटली समझ जाओगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, वो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट हो गया। तो एसोमरिज्म होता क्या है, वो कहता है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर जो वेट है, मॉलिक्यूलर जो मास है वो क्या हो, या मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस तरह की जो कंपाउंड्स हों उन्हें हम नाम देते हैं एसोमर्स का, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोमरिज्म का। मीन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, के दो कंपाउंड्स अगर इस तरह हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या है, एसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, एसोमरिज्म का नाम देंगे। तो एसोमरिज्म इज अ वेरी कॉमन फिनोमेनन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एसोमरिज्म आमतौर पर कौन शो करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि आमतौर पर एक से ज्यादा कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं, हाउएवर दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दोज कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, these compounds are called isomers and this property is called the isomerism। तो आमतौर पर आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखें हमारे पास है ब्यूटेन C4H8, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिस ब्यूटेन का भी C4H8 है, और ट्रांस ब्यूटेन जो दूसरा कंपाउंड है C4H8 उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये देखें यहाँ CH3 एक ही प्लेन में है, एक ही साइड पे, यहाँ CH3 के अपोजिट साइड पर हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये क्या एसोमर्स हैं, और कौन सा फिनोमेना शो कर रहे हैं, एसोमरिज्म। इससे हम नाम देते हैं जियोमेट्रिक एसोमरिज्म का, हम इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट इसे पढ़ेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस एसोमरिज्म भी इसे कहते हैं। तो इसका मतलब कि आमतौर पर एसोमरिज्म कौन शो करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं उनका रेट्स क्या होता है। आमतौर पर ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो होता है। क्यों होते हैं, अब हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड इन जनरल द यील्ड आर लो, कि वो रिएक्शन जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिस्सा लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं, बहुत ही कम रफ्तार होती है, और उनकी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी क्या होते हैं, कम। वजह क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में रेट क्यों स्लो होता है रिएक्शन का, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर क्या थी, मॉलिक्यूलर नेचर थी, तो मॉलिक्यूलर नेचर के होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। क्यों, वो कहते हैं कि जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो बड़ा फास्ट होते हैं, क्योंकि उसमें आयंस होती हैं, अपोजिट आयंस होते हैं, कैटायंस और एनोइंस,
पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं वो एक ही टाइम जल्दी जल्दी से एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, वो अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि उन पर अपोजिट चार्ज मौजूद होता है। तो इसी वजह से एनिक रिएक्शन की जो रफ्तार है वो क्या होती है, ज्यादा। अब इधर क्या होता है कि ये हमारे पास एक कोवैलेंट कंपाउंड है, अब इनके दरमियान जो बॉन्ड है एनिक नहीं है बल्कि कौन सा कोवैलेंट है। तो अब वो कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन ने इस मॉलिक्यूल ने किसी रिएक्शन में हिस्सा लेना है तो पहले तो इस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने में भी वक्त लगेगा, फिर जब वो दूसरे कंपाउंड के साथ मिलेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वहां पर भी बॉन्ड को जुड़ना पड़ेगा। तो ये एक टाइम आ जाता है बॉन्ड को तोड़ने में और जोड़ने में, ठीक है। अब वैसे तो आप इसलिए वो कहता है कि बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने में चूंकि टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम लगता है, इसी वजह से मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो रफ्तार जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। जबकि जो एनिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें आयंस मौजूद होते हैं, जल्दी जल्दी से पॉजिटिव आयन जाएगा नेगेटिव आयन के पास, ठीक है। जिस तरह एक Na पॉजिटिव होता है दूसरा Cl नेगेटिव, ये अपोजिट आयन जल्दी से मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बना लेंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आयंस नहीं बनते बल्कि बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है पहले, फिर उसे जोड़ना पड़ता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, स्लो होती है। राइट हो गया, किस वजह से, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का मतलब है कि जो डिसोल्यूशन पावर है किसी भी कंपाउंड की वाटर के अंदर, ठीक है, या सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, उससे हम क्या नाम देते हैं, सोलुबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि सोलुबिलिटी है क्या, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोलुबल इन वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर क्या होते हैं, नॉन पोलर, और वाटर क्या है, पोलर। अब नॉन पोलर तो कभी भी पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसी वजह से वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर क्या हैं, इनसोलुबल हैं, ठीक है, सोलुबल नहीं हैं, इनकी सोलुबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है वाटर के अंदर, एंड डिसॉल्व रेडली, और जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। कौन से नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर, तो वाटर के अंदर नहीं होंगे क्योंकि वाटर क्या पोलर है। लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इनके अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक क्या कहता है, डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सोलुबिलिटी। ये सोलुबिलिटी की जनरल प्रिंसिपल को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। वो क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व पोलर सोल्यूट की, पोलर जो सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि वाटर है उसके अंदर पोलर सोल्यूट क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, सोलुबल होंगे, एंड द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व नॉन पोलर सोल्यूट्स, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो हमेशा नॉन पोलर सोल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, सोलुबल करेगा। राइट हो गया। तो इसका मतलब नॉन पोलर पोलर में नहीं होंगे सोलुबल, और पोलर नॉन पोलर में नहीं होंगे। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर है, इसलिए वाटर जो कि पोलर है उसके अंदर वो सोलुबल या डिसॉल्व नहीं होते। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। अब वाटर क्या पोलर है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव मौजूद होता है। अब सल्यूट क्या है, शुगर, शुगर भी क्या है, पोलर है। तो पोलर पोलर ने क्या होने, डिसॉल्व, तो ये क्या होगी, सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि शुगर भी क्या थी, पोलर थी जो कि सल्यूट है, और जो वाटर है जो सॉल्वेंट है ये भी क्या था, पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के मुताबिक ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये देखें, ये हमारे पास क्या, वाटर, अ सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सोलबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर ऑयल डज नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, पोलर वाटर, क्योंकि जो ऑयल हमने ऐड किया है, जो ऑयल की लेयर बनी है, क्यों बनी है, क्योंकि ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि नॉन पोलर ऑयल डज नॉट इंटरेक्ट विद पोलर वाटर, वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप्स द वाटर फ्रॉम मिक्सिंग विद द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर वाटर, अब ये कह दिए देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इस सल्यूट ने इसके अंदर आकर डिसॉल्व होने तो उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा उसे। अब क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकता, इसी वजह से वाटर क्या करेगा, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। राइट हो गया। तो इस तरह इस जो सोलुबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वाटर के अंदर बहुत ही कम है, इनसोलुबल होती हैं। राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी और अपना रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।